अपलोड करना होगा विद इन 48 आवर्स। ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। नहीं, जो उन्होंने कैंडिडेट को अपलोड करने के लिए कहा गया है, अब अपलोड करना है। पहले उनको ये डेटा भरकर देना होता था, सारी जानकारी। जो कैंडिडेट जब फॉर्म भरने जाता है तो उसको सारा रिकॉर्ड देना पड़ता है कि उस पर केस कितने चल रहे हैं, उसके पास संपत्ति कितनी है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड कितना है। तो नया ये नहीं है कि उसे देना है, नया ये है कि उसे अपलोड करना है। बस इतना सा अंतर किया गया है। दूसरी बार इस बार एक नई सुविधा उन्होंने दी है कि कैंडिडेट अपना जो नामांकन है वह भी डिजिटली भर सकते हैं, कलेक्ट्रेट में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो यह एक नए तरह का चैलेंज है और नई तरह की व्यवस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन जो है वो नामांकन के दौरान ही होता था। नामांकन के दौरान भीड़ दिखाई जाती थी, रैलियां निकलती थी और बड़ी बृहद स्तर पर तैयारी की जाती थी। नामांकन के दौरान ये मान लिया जाता था कि कौन सा कैंडिडेट ताकतवर है। इस बार चूंकि रैलियों पर प्रतिबंध है, अभी देखना है कि 15 जनवरी के बाद इन रैलियों पे प्रतिबंध बढ़ता है या क्या स्थिति रहती है, ये तो आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रतिबंध है और चुनाव आयोग ने ये सुविधा दे दी है कि वो नामांकन ऑनलाइन भर सकते हैं। बिल्कुल, कविता सैनी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, पंजाब से हमारे संवाददाता हैं, सहयोगी हैं। कविता, बहुत स्वागत है आपका। कविता, जिस आंकड़ा मैं 2017 का देख पा रही हूँ, 77 सीटें, अकाली दल 15, आम आदमी पार्टी 20 सीटें। क्या लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके की सियासी हलचल से पंजाब जूझ रहा था, उसके बाद ये आंकड़ा दोबारा कांग्रेस के लिए अर्जित कर पाना बहुत आसान होगा या उतनी ही टेढ़ी खीर साबित होने वाला है? जी बिल्कुल, मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे और पंजाब में आपको बता दें कि 117 विधानसभा सीटें हैं और इनको तीन, पंजाब की जो सीटें हैं वो 3 जोन में बांटी जाती है, मालवा, दोआबा और माझा। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो मालवा क्षेत्र में आती हैं और वहाँ पे कुल मिला के 69 है। और अगर तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो मालवा क्षेत्र में आती हैं और वहाँ पे कुल मिला के 69 है। और अगर बात करी जाए तो माझा की 25 और दोआबा में 23 सीटें हैं। इस तरीके से पंजाब की जो सीटें हैं वो बांटी गई हैं और जिसने कह सकते हैं कि अगर मालवा पर राज कर लिया तो मतलब पूरे पंजाब पर राज कर लिया, क्योंकि मालवा के पास सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वहां की हैं। और अगर बात की रही जाए 2017 चुनावों में तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटों पर काबिज किया था और आम आदमी पार्टी ने 20 पर और अकाली दल ने 12 पर। और उसकी अगर बात की जाए भाजपा की तो उन्होंने 3 सीटों पर जो है वो काबिज किया था। और अकाली दल और भाजपा ने आपस में गठबंधन करके जो है वो एक तरीके से पार्टी जो है वो बनाई थी। और पिछले करीब लगभग कह सकते हैं कि 20 से 25 सालों से जो है कि अकाली दल जो है वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन किसानों के मुद्दों के चलते अकाली दल और भाजपा ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है और इस वजह से इस बार जो भाजपा है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई नवेली पार्टी लोक इंसाफ पार्टी के साथ और संयुक्त अकाली दल के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया है। और अगर बात की जाए अकाली दल ने जो है वो बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है। और वही अगर इन पार्टियों की बात करी जाए तो इन लोगों ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जो है वो लगभग जारी कर दी गई है। लेकिन भाजपा ने अभी उनके लोक इंसाफ पार्टी के साथ जो अभी गठबंधन किया है, संयुक्त अकाली दल के साथ गठबंधन किया है, इनकी हद तक कई सीटें जो है उन पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी इनकी सीट बंटवारे पर जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन अगर बात करी जाए कांग्रेस की, कविता, बीते दिनों पंजाब के अंदर जो भी हुआ, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जिस तरीके से हुआ, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में वो लगातार हाईलाइट होता रहा। क्या लगता है इसका कुछ एन वक्त पे जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसका कुछ असर हो सकता है क्या? बीजेपी को किसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है क्या इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का?
जी बिल्कुल, इसका जो है कह सकते हैं कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि और भी जो अन्य 4 और राज्य हैं वहाँ पर भी बीजेपी को जो है इसका फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके जो काफ़िला है उनको रोका गया था, वो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनके काफ़िले को वहाँ पर जो है वो रोका गया और काफ़ी कुछ वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फेस की गई। लेकिन उसके बाद जो सियासत है वो भी काफ़ी गरमाई गई, काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने इसका फ़ायदा ज़रूर लिया, लेकिन ज़रूर ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी जो है ना सिर्फ पंजाब में बल्कि अन्य 4 राज्यों में भी इसका फ़ायदा जो है वो खूब उठा सकती है। जी बिल्कुल। स्पर्श हमारे साथ में जुड़ेंगे अब से थोड़ी ही देर के बाद में। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार योगेश राणा के उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, उपाध्याय सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों की बात करें तो जातीय फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। 2017 में भी ये, हालांकि मोदी वेव के आगे उतना जातीय फैक्टर नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं, जातीय फैक्टर काम करने वाला है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि हर जाति को बराबरी से साधा जा सके। क्या लगता है बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है क्या? नहीं, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जातीय राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जहां तक जातिगत समीकरणों का सवाल है, 2017 में भी ये जातिगत समीकरण थे। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम छोटे दलों से गठबंधन किया था, लेकिन और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीत सकी थी अपने गठबंधन के दलों सहित। लेकिन इस बार अखिलेश यादव उस प्रयोग को करने जा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसमें आरएलडी है, प्रसपा है, सपा है, जनवादी पार्टी है, महान दल है। तो ये भाजपा का ही प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि गठबंधन के बहुत ज्यादा विकल्प इस बार खुले नहीं थे, और इस बार क्योंकि उनके 350 सवा 300 तो उनके कैंडिडेट ही है, अगर वो गठबंधन करते हैं तो उन्हें अपनी सीटों पर समझौता करना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत अपने जो पुराने विश्वसनीय सहयोगी थे, अपना दल, उसको साथ रखा है, और निषाद दल के साथ में उनका गठबंधन हुआ है। इसके अलावा उनका कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि बाकी जो जातीय राजनीति के नेता बड़े माने जाते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये पिछड़ों के नेता हैं, जैसे ब्रजलाल जी हैं, ये कोरी समाज से आते हैं, कोरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राज्यसभा मेंबर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जातीय प्रभाव रखने वाले नेता हैं उनको सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। न केवल शामिल किया बल्कि उन्हें अच्छे ओहदे भी प्रदान किए। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद में रणनीति बदली है। जो जातीय राजनीति पर पूरी पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी, इस बार आश्चर्यजनक यह है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। तो चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आ रही है तो अब उनका वोट किस तरफ जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। मायावती ने कहा है कि किसी भी हालत में उनका जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट न करे। यह एक नया टर्निंग पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि फिर जो दलित वोट है वो बटेगा, और वो बटेगा तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की संभावना है। ऐसे में यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल आएगी, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि इस बार 2 ही दल मैदान में है। कांग्रेस, प्रियंका गांधी जब कभी आती हैं, दौरे करती हैं, तब दिखाई देती हैं, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, फील्ड पर लोग नहीं है, तो यह कांग्रेस के साथ दिक्कत है। तो मुकाबला इस बार समाजवादी पार्टी, यानी कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर तब्दीलियां जरूर करी हैं, लेकिन उतनी ज्यादा मजबूती अभी 2022 के चुनावों के लिए नजर नहीं आती। नवीन पिरशाली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड की सियासत में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नवीन जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 14 फरवरी उत्तराखंड में चुनाव होंगे। कितनी तैयार आम आदमी पार्टी? हालांकि आपने सूची तो जारी कर दी है और बाकी दल पीछे भी हैं आपसे, पहली सूची आपकी जारी हो चुकी है, लेकिन कितनी तैयारी? कहा यह भी जा रहा है, तमाम दल ये भी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उतने सशक्त कैंडिडेट तो आपके पास है नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग की आज तारीख उत्तराखंड के लिए जारी होगी और भी राज्यों के लिए जारी होगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल उत्तराखंड में है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू से ही हमारी रणनीति किस हिसाब से रही। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने दिया,
सबसे पहले कैंडिडेट की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की और इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चाहे चुनाव 10 दिन में हो चाहे 14 तारीख को हो। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में भागीदारी कर रही है और हमारे सारे कैंडिडेट की लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बहुत जल्दी ही सबसे पहले निकल जाएगी। तो आम आदमी पार्टी का आप देख सकते हैं बहुत कम समय में आप उत्तराखंड में स्थापित हो चुकी है और मुद्दों की राजनीति जो कर रही है वो जनता को पसंद आ रही है, इसलिए जनता हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को ले रही है। ठीक है, योगेश राणा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश जी, नवीन प्रशाली साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले ही 10 दिन में चुनाव करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। आपने उत्तराखंड की सियासत को बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी थर्ड पार्टी के तौर पर एंट्री ले रही है या फिर फर्स्ट और सेकंड की फाइट में रहेगी? देखिए, अगर उत्तराखंड के चुनाव की बात करें, हरीश रावत को जो सबसे बड़ी चिंता है वो हरीश रावत बार बार इस बात को कहते रहे, अलग अलग मंच पे कहते रहे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और तमाम जगह लिखते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काटने के लिए यहाँ पर आ गई है। लेकिन है क्या, आप समझिए इस बार की जो उत्तराखंड की सियासत है, उत्तराखंड का जो चुनाव है इस बार का, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइट है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा कर सकती है। लेकिन इस जो सबसे बड़ा समीकरण बन रहा है और जिसकी हरीश रावत को भी चिंता है, कांग्रेस को भी चिंता है, और वो चिंता ये है कि पिछली बार बीजेपी का जो वोट शेयर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो वो 33% के आसपास रहता है, वो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही था। तो अगर उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो हरीश रावत पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बाबा केदारनाथ जाते हैं, तमाम चीजों एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। तो इस तरीके से ना समझा जाए क्या योगेश जी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत ये समझ गए हैं कि जो देवभूमि की सियासत है वो हिंदुत्व के बिना, धर्मत्व के बिना नहीं चल सकती है, तो उस पगडंडी पर तो चलना ही पड़ेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये एक प्रयोग कर रहे हैं हरीश रावत यहाँ पर, और जिस प्रयोग में वो ऐसा नहीं है, बहुत हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो वोट बीजेपी के खिलाफ जाने की गुंजाइश है वो वोट आम आदमी पार्टी को ना चला जाए, इसीलिए वो बार बार उसको कह रहे हैं। और अगर घोषणाओं की भी बात करें, आम आदमी पार्टी एक इस तरह से फैक्टर बन के आ रही है कि अगर घोषणाओं की बात करें, वो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई, रोजगारों को भत्ता देंगे, तो हरीश रावत भी तुरंत कहते हैं। हरीश रावत का कहना यह है कि ये हमारी घोषणाएं हैं, ये तो हम करते रहे हैं, इन्हीं को आम आदमी पार्टी यहाँ आकर कर रही है। वो चाहे रसोई गैस पर सब्सिडी की बात हो और तमाम चीजों की बात हो। तो कुछ सीटों पर मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी फैक्टर बन रही है, लेकिन जो लड़ाई है वो दोनों पार्टियों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की होती दिख रही है। ये मेरा फाइट टफ भी है। ठीक है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी, वो फैक्टर हैं जो वोट काट सकते हैं। वोट काटने की यहाँ पर सर बात चल रही है, तो ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं वोट काटने के पर्पज से? ओवैसी, देखिए ओवैसी को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति हर बार रहती है। समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां उन्हें बोलती हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, और अगर वो वोट काटते भी हैं तो यहाँ पर 10 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम प्रभावित हैं और 10 ही जिलों पर ओवैसी की नजर है, जहां पर ऐसे जहां 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, ऐसे 10 जिले हैं और ओवैसी का फोकस वहीं पर है। तो अगर वो अपने कैंडिडेट देते हैं, मुसलमान कैंडिडेट देते हैं, हालांकि ये भी है, मैं बीच में ये बताना चाहूंगा कि इस बार मुसलमान जो हैं उन्होंने तय किया है कि वे समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन ओवैसी के साथ में जो यूथ मुसलमान है वो रहता है। तो अगर वो किसी भी सीट पर 5,000, 7,000, 10,000 वोट भी काटते हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो यही आरोप लगाती है कि अगर इनको चुनाव लड़ना ही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो हमसे समझौता करते, लेकिन ये हमारे पास तो आए नहीं है, अलग आए हैं, तो इसलिए उनको बी टीम भी कहा जाता है भाजपा की। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तमाम जगहों पर अलग अलग फैक्टर काम करता है। पंजाब की अगर बात होती है तो अलग फैक्टर काम करता है, उत्तराखंड में उत्तराखंडियत काम करती है, और देवभूमि में धर्म चलता है। और धर्म
धर्म वो सिक्का है, वो पत्ता है जो ना सिर्फ उत्तराखंड में चलता है बल्कि यूपी में भी खूब रंग दिखाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार चर्चा हो रही है तारीखों के ऐलान के बाद उद्घोष की कि कितनी तैयार कौन सा राज्य है, कितने तैयार राजनीतिक दल हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च और आखिरी में जो वोटों की गणना होगी वो 10 मार्च को होगी। यानी कि 10 फरवरी से दंगल शुरू होगा और दंगल का अंजाम 10 मार्च को सामने आने वाला है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार कब कब हुए थे चुनाव? 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच में चुनाव संपन्न हुए थे। 8 फेजेस में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों की हम बात लगातार करते चले आ रहे हैं, तो एक बार आपको जातीय दबदबा बता देते हैं उत्तर प्रदेश का क्या कुछ है। 100 सीटों पर सीधे तौर पर ब्राह्मणों का दबदबा नजर आता है, 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर नजर आता है, तो 100 विधानसभा क्षेत्रों पर 20% दलित वोटर्स अपना फैक्ट डालते हैं। 145 सीटों पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। यही वजह थी कि इस बार ओबीसी वोटर्स की जनगणना की मांग तेजी से उठती नजर आ रही थी। प्रतिमा सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड की सियासत से ताल्लुक रखती हैं, प्रखर वक्ता हैं। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सीधे सवाल आपका, तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरे फेज में उत्तराखंड में आगाज भी हो जाएगा, अंजाम भी देखने को मिलेगा 10 मार्च को, लेकिन कांग्रेस कितने तैयार? अंतरकला से जूझ रहे हैं आप? देखिए, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ आपसे कि हम अंतरकलह से देखिए नहीं जूझ रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अपनी बात को पार्टी फोरम पे रखने को अंतरकलह नहीं कहते हैं। आप समझिए, हमारी पार्टी एकजुट है और आप किसी भी मंच को उठा लीजिए पिछले 5 सालों में, तो हर मंच पे हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व आपको एक साथ मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी किसी भी तरीके की अंतरकलह से जूझ रही है। और जनता को आज इस बात से सरोकार है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में उनके विश्वास के साथ धोखा करने का कार्य किया। सरोकार है ना प्रतिमा जी? सीएम फेस से भी सरोकार है। अगर जनता को सीएम फेस से सरोकार है पूजा जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, फिर तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से पूर्णतः उठ चुका होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसको प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, उसके बावजूद भी आपको 5 सालों के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। और उसके बाद भी शीर्ष नेतृत्व तो कहता है कि हम 5 मुख्यमंत्री बदले या 10 मुख्यमंत्री बदले, ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो शर्मनाक बयान वही भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दे सकते हैं, जिन्हें जनता के हितों से सरोकार। भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया है। संजय चौहान हमारे साथ में, हालांकि ये यूपी की सियासत से ताल्लुक रखते हैं। संजय चौहान जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। सीधे सवाल, तारीखों का ऐलान, बीजेपी कितनी तैयार उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतर किया है जी। हमारे वर्कर्स एकदम तैयार हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिस्टम में है। और वर्चुअली, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, सारे मीडिया के जितने भी माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर एकदम तैयार है। और मुझे लगता है कि कोरोना की स्थिति में जो नई गाइडलाइंस, मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट पे तो पहले से ही कहा जाता है कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है, उसका तो सवाल ही नहीं है साहब। सवाल ये है कि जिस तरीके से सीटों की गणना, सीटों का मैनेजमेंट, उम्मीदवार का चयन, लोगों का आक्रोश, वो सब चीजें कैसे मैनेज होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता की छवि बनाई है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदार छवि के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो साख बनी है, उसी के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और इस डिजिटल चेंज के चुनाव में जो देश में पहली बार ऐसी स्थिति है, उसका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से हम अपने विजय की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, विजय की यात्रा को बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया भी आपका और बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भी जनता टीवी की तरफ से कि आपके लिए ये चुनाव बेहतर साबित हो। हमारे साथ में कविता सैनी लगातार जुड़ी हुई है। कविता, पंजाब की सियासत को बहुत करीबी से देखा है आपने और लगातार जिस तरीके से बीते दिनों उठापटक चल रही है उसको भी देख रही हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनावों में क्या फैक्टर सबसे ज्यादा काम करने वाला है? क्योंकि कांग्रेस उतनी ज्यादा फाइट नहीं दे पाएगी, ये फैक्टर्स बताते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी का नंबर समझा जाए?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी कड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है वो इस्तीफ़ा दिला दिया गया, फिर उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में काफ़ी हलचल जो है वो बनी। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पे भी काफ़ी सियासी जो है काफ़ी चीज़ें उनके अंदर भी जो है वो देखने को मिली कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी कुछ कहते नजर आते हैं तो मुख्यमंत्री को भी कुछ कहते नजर आते हैं, आपसी तालमेल ना बनना, और साथ साथ में जो है काफ़ी इनका जो अंदरूनी कलह है वो भी कई बार देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती जो है इस बार वो झेलनी पड़ सकती है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी एक अपनी नई अलग से पार्टी बना ली गई है, जिसका नाम है लोक इंसाफ पार्टी। और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना भाजपा और संयुक्त अकाली दल के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया गया है। तो पिछली बार जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस ने अकेली 77 सीटों पर जो है वो काबिज किया था, तो इस बार जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए काफी एक बड़ी चुनौती उठ के आ सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थी, और इस बार आम आदमी पार्टी करीब लगभग 110 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी सूची जारी कर सकती है। काफी जो कड़ा मुकाबला है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं बहुत कविता, मैं ही आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पिछली बार का जो आंकड़ा था वो 3 का था। 3 और सीटों पर कितने सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएं ये फतह नहीं है। फतह ये है कि उस दल के लिए कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। इस बार क्या ये 3, 30 या 13 हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार हमेशा काफ़ी विकास के मुद्दे जो हैं वो ज़रूर सामने आते थे, लेकिन इस बार किसानों का मुद्दा जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा था, क्योंकि पिछले 1.5 साल तक किसान जो है वो दिल्ली पर धरने पर बैठे हुए थे, और इस बार किसानों ने भी वहां से जब दिल्ली जो है जीत कर आकर यहाँ पर उन्होंने एक अपनी नई पार्टी जो है वो बना ली, संयुक्त किसान मोर्चा। हालांकि ये जरूर सुनने में आ रहा था, माना भी जा रहा था कि किसान जो हैं उनकी जो नई पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से अभी बीती 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की जो काफिले के साथ चूक जिस तरीके से बरती गई, उस पर भगवंत मान ठीक है कविता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान बहुत बड़ा फैक्टर पंजाब राज्य में होने वाले हैं, और साथ में जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त भी नजर आती है और कुछ हद तक मुश्किलें भी, वो भी देखने वाला फैक्टर होगा। किसानों की बात लगातार हो रही है। हमारे साथ विपिन कैंथोला जुड़े हुए हैं, पहले इनके पास चलते हैं, फिर उपाध्याय से मैं आपके पास आऊंगी। विपिन कैंथोला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, ये उत्तराखंड की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। विपिन जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 14 फरवरी उत्तराखंड के लिए खास तारीख होने वाली है, कितने तैयार आपका दल? जी देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन की बदौलत, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी वो ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे कोरोना वैश्विक महामारी रही हो, तब सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के बीच में रही है। और निश्चित रूप से हमने इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही है, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में बनाई दी हैं, लोगों को जो सौगातें दी हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, या फिर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर्स का निर्माण हो। आप आज देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के और बद्रीनाथ तक जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, आज हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की केदारनाथ दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उनके बूते पे हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, और निश्चित रूप से जो ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। तो इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, चुनाव ऐलान के बाद, चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव की तिथियों का ऐलान का स्वागत उन्होंने किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार, सीएम योगी का ये कहना है। हालांकि पहले वनटांगिया से चुनाव लड़ने वाले थे सीएम योगी, लेकिन उसके बाद उनका ऐलान सामने आया
कि किसी भी सीट से पार्टी हमको खड़ा कर देगी, हम चुनाव लड़ लेंगे। ओबीसी फैक्टर की लगातार बात कर रही हूं मैं, और के उपाध्याय जी के पास चलूंगी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, ओबीसी वोटर्स का ज्यादा दबदबा यूपी की सियासत में नजर आता है। क्या लगता है कि ओबीसी वोटर्स ही इस बार निर्णायक भूमिका में होने वाले हैं क्या? क्योंकि लगातार इनकी जनगणना की बात की जा रही थी। निश्चित रूप से ओबीसी 41% ओबीसी है। बिल्कुल 41% ओबीसी में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के वोटरों में सेंध लगाई थी। जो नॉन यादव ओबीसी है वो पूरे लगभग भारतीय जनता पार्टी को गए थे, और जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का तालमेल था, गठबंधन था, तो जो राजभर वोट थे वो भी भारतीय जनता पार्टी को गए थे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद जो ओबीसी वोटर्स हैं उनके नेताओं को अपनी ही पार्टी में तैयार किया है। जैसे अभी अगर हम विश्लेषण करें तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो केवल यादवों के नेता हैं, पूरी पिछड़ों के नेता नहीं कहे जा सकते। लेकिन जैसे मुलायम सिंह यादव थे वो पिछड़ों के नेता थे, उनके साथ में सारे बैकवर्ड एक साथ होते थे। लेकिन अभी बैकवर्ड जो है यादव अलग हैं, और नॉन यादव जो बैकवर्ड है वो बीजेपी के साथ जाता दिखाई देता है, फिलहाल भी बीजेपी के साथ है। तो जो 41% वोटों की असली जो लड़ाई है वो उसमें कसमकस है, और इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछड़े नेताओं को जो है आगे भी किया, उनकी यात्राएं भी निकाली। केशव प्रसाद मौर्य उनके पिछड़ों के चेहरा हैं। इसके अलावा जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था तो कल्याण सिंह जी को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने उनका उस पूरे अंतिम संस्कार को जिस तरह से महिमा मंडन किया गया, वो सब सोची समझी रणनीति के तहत ही था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोधी, मौर्य, कुशवाहा, ये सारे जो वोट है ये भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में मानती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो आपने देखा, समझा, जाना कि क्या कुछ फैक्टर्स काम करने वाले हैं इस बार चुनावों में, और बिगुल फूंक चुका है। और साथ में एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पत्थर तो तबीयत से उछाल दिया गया है, तारीख और आसमान में छेद होगा कि नहीं होगा ये 10 मार्च बताएगा। राज तिलक किसका होगा ये 10 मार्च बताएगा, और 10 मार्च वो तारीख होगी जो बताएगी कि जनता के दिल में घर किसने किया है। बहुत छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।